स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तमाम आपकी स्क्रीन पे नंबर्स हैं 7045220000 पे। और आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी। सर्वेंद्र से राय लेंगे कि क्या मार्केट है। एकदम ताज़ा हाल, 150 पॉइंट नीचे है निफ्टी और लगभग 250 पॉइंट है बैंक निफ्टी। सर्वेंद्र जी नमस्कार। बहुत मार्केट बहुत ठीक नमस्कार नीरज ठाक जी। करेक्ट होके आ गया है नीचे। अब जी अब यहाँ से क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? यहाँ से टाई आपकी क्या नीले रंग की है? ये नीला मतलब क्या होता है? नहीं देखिए आज देखिए आई थिंक बाय ऑन रूमर सेल ऑन रूमर, सबको उम्मीदें थी कि जो नया ये जो सत्र पार्लियामेंट का आया था इसमें कुछ मे बी और भी अनाउंसमेंट होते बाजार के रिलेटेड। तो इम्पोर्ट सारे अनाउंसमेंट तो इंपॉर्टेंट ही होने वाले हैं, बट आई थिंक बाजार रिलेटेड कहीं मार्केट को एक्सपेक्टेशन था वो नहीं आया है। आई थिंक इसीलिए इवेंट के साथ कहीं ये शॉर्ट टर्म एक एग्जॉशन बार जिसको हम बोलते हैं बन गया है। बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम्स हुए हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हो गया एंटिसिपेशन में, बट कुछ आया नहीं। तो आई थिंक मीडियम टर्म रिस्क तो हमने जो पहले भी डिस्कस किए थे, मीडियम टर्म रिस्क तो वैसे भी नेगेटिव ही चल रहे हैं, क्योंकि अपसाइड में मैक्सिमम 20,500 20,600 के सेटअप्स मैक्सिमम दिख रहे थे और डाउन साइड तो अभी नीचे नीचे की खुली ही थी। तो आई थिंक ब्रॉडली शॉर्ट टर्म ट्रेंड ने भी इन्वर्जन दे दिया है और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 19,850 19,900 के लेवल्स वो आज टूट गए हैं और आज लग तो ऐसा रहा है कि तोड़ के उनके नीचे ही बंद आएगा। तो आई थिंक मोटा मोटी शाम तक कंफर्मेशन आ जाएगा, जहां तक अगर 100 पॉइंट निफ्टी पुल बैक कर ले बनिस्पत उसके तो अभी आई लगा थिंक लेंगे। मोटा मोटी आज क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी मेरे हिसाब से इन्वर्ट हो गई। तो जैसे अनुज बोल रहे थे, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अब ये मार्केट मेरे हिसाब से भी सेल ऑन राइज हो गया है। तो अभी तो 2-3 दिन में काफी गिर गया है, बट उछालों में मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बेचना चाहिए। बैंक निफ्टी पहले से भी कमजोर रहा है, जो हमने डिस्कस भी किया है कि निफ्टी ने जब नया हाई रखा ऑल टाइम हाई, तो उसके बाद बैंक निफ्टी ने नहीं रखा। तो आई थिंक वहां पे ऑलरेडी एक वीकनेस चल रही थी, वो अब आई थिंक और ज्यादा फोर्टिफाई हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। तो आई थिंक थोड़ी वीकनेस आपको यहाँ आते हुए दिखनी चाहिए दोनों इंडाइसेस। दोनों इंडाइसेस में वीकनेस आती हुई दिखेगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ आसनसोल शायद कॉलर अभी जुड़े नहीं मेरे साथ। तो एक सवाल फिर आप मुझे HDFC बैंक पे बताइए। कल अच्छी खासी गिरावट आई थी HDFC बैंक में सर्वेंद्र, आज फ्लैटिश कारोबार है। क्या राय बनती है इस पे? चार्ट पे अब क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए इसको तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये किसी कारणों से अपने 200 दिन के लंबे अवधि के एवरेजेस के नीचे ही रहने की कोशिश कर रहा है। जो अभी एक जो हमने हमने बोला, ये जो इवेंट के साथ एक उछाल आया उसमें उसके ऊपर गया, बट विद इन नो टाइम बैक बिलो द इंपॉर्टेंट लेवल। तो आई थिंक वो लेवल्स तकरीबन 1600-1620 के आसपास मुझे लगता है इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो उनके नीचे ये रहने लगा है और अब लास्ट 15-20 दिनों में अगर आप देखें तो 2-4 दिन शायद ऊपर कैंडल बनी है, बट उसके अलावा सारी कैंडल्स नीचे ही बन रही है। तो आई थिंक धीमे धीमे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब ये 1750 के ऊपर 3 साल से चल नहीं पाया है और वहां पे सेलिंग आती ही रहती है, 1700-1750 के एरियाज में सेलिंग आती है। तो आई थिंक इसमें एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। इक्विटी भी बहुत बड़ी हो गई है, नंबर ऑफ शेयर भी बहुत ज्यादा है। तो इतने बड़े बेमौत और हाथी को चलाने के लिए फिर और फ्रेश बहुत पैसा लगेगा, जो पॉसिबली अभी मुझे नहीं लगता इस काउंटर में जाएगा। तो जैसे जैसे अपने 200 दिन के एवरेज के नीचे रहेगा, आई थिंक ऑटोमेटिक लॉन्ग ओनली की सेलिंग यहाँ पे आती रहेगी। तो आई थिंक वो ये पहले संकेत है, बट अब ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम लगाएगा चलने में और यहाँ पे मुनाफा वसूली आई थिंक लॉन्ग ओनली फंड्स की आनी चाहिए। ओके, तो HDFC बैंक में मुनाफा वसूली लॉन्ग ओनली फंड की तरफ से रहेगी, क्योंकि ये कई अहम लेवल से नीचे है। सर्वेंद्र जी रुकिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जिस पर मैं बातचीत करना चाह रहा था। पिछले कुछ दिनों से घरेलू बचत, डोमेस्टिक सेविंग्स को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि जब उसको कंपैरिजन में डालते हैं GDP के अंदर में तो काफ़ी नीचे हो गई, 50 साल के नीचे है। क्या ये वाकई चिंता की बात है? किस तरह से इसको देखना चाहिए? 5.1% का नंबर क्या स्टैंड अलोन देखना चाहिए या इसको कॉन्टेक्स्ट में डाल के समझना चाहिए कि नंबर क्यों है? ये समझाने के लिए हमारे साथ SBI के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति जी हैं, क्योंकि SBI की एक रिपोर्ट आई है इस पे कि इस नंबर को कैसे देखना चाहिए। सौम्य दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो बड़ी आजकल चर्चा हो रही है, इस नंबर को आप हमें एक्सप्लेन करके समझाइए, इसका क्या मतलब है? नहीं देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो है कि टोटल जो हाउस होल्ड सेविंग्स होता है उसका दो पार्ट होते हैं, एक है फाइनेंशियल सेविंग्स, एक है फिजिकल सेविंग्स। लास्ट 2-3 साल में क्या हुआ है कि फाइनेंशियल सेविंग्स का दो पार्ट होता है, एक एसेट्स होता है, एक लायबिलिटी होता है। एसेट में आपको इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल सेविंग्स, और लायबिलिटीज जो होता है उसमें आपको टिपिकली जो होता है जो आप कॉमर्शियल बैंक्स में लोन लेते हैं। तो ये क्या हुआ है कि ये लास्ट अगर आप 4 साल में देखें, फाइनेंशियल लायबिलिटी 8 ट्रिलियन बढ़ गया।
लेकिन जो ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ा है वो बढ़ा है अराउंड 6.7 ट्रिलियन। उसका मतलब 1.5 ट्रिलियन का नेट फाइनेंशियल सेविंग्स का डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो डिक्लाइन हुआ है फाइनेंशियल सेविंग्स का, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सेविंग्स में अभी डाइवर्शन हुआ लास्ट 2-3 साल में, क्योंकि आपको पता है कि पैंडेमिक के बाद इंटरेस्ट रेट बहुत लो था, तो उसके लिए हाउस होल्ड में काफी सारे डाइवर्शन हुआ है फिजिकल सेविंग्स में। जो फिजिकल सेविंग्स अगर आप देखें, जो एक समय में 70% के आसपास होता था ये 2010 के बाद, उसके बाद अब घाट के 50% का नीचे आ गया। लेकिन अगले 2-3 साल में ये फिजिकल सेविंग्स में फिर बढ़ोतरी आ रहे हैं, और हो सकता है कि अगले साल ये नंबर 65 से 70% तक चला जाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हाउस होल्ड सेविंग्स को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये नहीं है कि आपका फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ गया तो खराब है, ये भी देखना चाहिए कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो बढ़ा है उसका कितना परसेंट आपको बैंक बोरोइंग होता है। बिकॉज बैंक से जो बोरोइंग लेते हैं डिटेल लोग, वो घर बनाने के लिए लेता है, कुछ खरीदने के लिए लेते हैं, और वो एक्चुअली उनका कैपिटल फॉर्मेशन माना जाते हैं। तो स्टोरी को पूरा दोनों तरफ से देखना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा लायबिलिटीज बढ़ गया सब खराब हो गया। तो एसेट भी बढ़ते हैं, अगर आप लोन लेते हैं आपका लायबिलिटी बढ़ते हैं। तो ओके तो सौम्य सर, इसको तो टोटलिटी में फिर एक मैं पॉजिटिव संकेत देखूं कि लोग कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, एसेट क्रिएट हो रही है, उससे फिर आगे जाते हुए उसका रिपल इफेक्ट्स होंगे, बैंकों को फायदा होगा, राइट सर? वो तो होगा ही। अगर आप देखें, हाँ ऑफ कोर्स आप देखिए, अगर आप देखें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हाउस होल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है एज अ परसेंटेज हाउस होल्ड सेविंग्स, कितना हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका सेविंग्स है, जो पैंडेमिक के टाइम में घाट के 50% के नीचे चला गया था, आज वो बढ़ के 68% तक हम प्रोजेक्ट कर रहे कि FY26 तक चला जाएंगे। ये नंबर अगर FY14 में आप देखें, ये नंबर FY14 में आपको 62% तक था। तो उसका मतलब यही हो रहा है कि जो हाउस होल्ड का जो पैसा है और फाइनेंशियल सेविंग से मूव करके, फाइनेंशियल सेविंग्स में भी डाइवर्शन हुआ है। फाइनेंशियल सेविंग्स से आपको बैंक डिपॉजिट से मूव करके इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड्स, इक्विटी में गया, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट बढ़ा है। 4 ट्रिलियन बढ़ा है लास्ट 2-3 साल में, ये बहुत बड़ा नंबर है। और उसके साथ क्या होगा, विद इन द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स फाइनेंशियल से फिजिकल में काफी डाइवर्शन हुआ है। तो दोनों चीज हमको ऐसे देखना चाहिए पूरा कॉन्टेक्स्ट में। ये नहीं है कि हम एक तरफ देखें दूसरी तरफ नहीं देखें। ओके, सौम्य सर ने बहुत अच्छे समझाया कि जो डाइवर्जन हुआ है वो गया कहाँ पैसा, तो वो इस संदर्भ में गया है कि वहाँ इक्विटीज़ में गया है, फिजिकल एसेट्स में गया है, होम लोन लिए है, हाउसिंग क्रिएट हुई है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक अच्छे संकेत हो। इसलिए 5.1% का नंबर देख करके जो बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। सौम्य सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इस नंबर को कैसे समझना चाहिए। तो ये जो हाउस होल्ड सेविंग नीचे आई है, ये मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी लोगों को कि इसको अननेसेसरी क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वापस आते हैं सरवेन जी। सरवेन जी, कोई मकान खरीदा क्या आपने पिछले 1-2 सालों में? सर देखिए, जो मकान चल रहे हैं उन्हीं में हैं अभी फिलहाल, नहीं तो रियल एस्टेट में कोई परचेज मैंने तो नहीं की है। अच्छा, आपने नहीं की, लेकिन बॉम्बे तो मुझे बहुत महंगा लगता है रियल एस्टेट, बहुत ज्यादा। लखनऊ में खरीद लीजिए सर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस दौरान एसेट क्रिएट किए, तो इसीलिए ये हाउस होल्ड सेविंग का नंबर नीचे दिख रहा है। चलिए वापस लौटते हैं, सवाल जवाब लेते हैं। भाई इक्विटीज वाले लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रमोद पवार जी नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए सर। प्रमोद जी सवाल पूछिए सर। नहीं, प्रमोद जी का भी नहीं लग रहा है। हेमंत जी, आपका नंबर अगर लग रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही तो आप सवाल पूछिए। हेमंत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए सर। मेरा पास एपीएल अपोलो ट्यूब का 42 शेयर है। 1632 परचेस। 1632, 1632 में एपीएल अपोलो ट्यूब्स। सरवेन जी, लगभग प्राइस के आसपास ही इनका भाव, क्या राय बनती है इनके लिए? देखिए, इनके लिए इस स्टॉक का ये महीना बहुत क्रूशियल है मेरे हिसाब से। ये महीना अगर नेगेटिव क्लोज कर देता है, जो फिलहाल तो अभी लग रहा है, बट मान लीजिए अभी एक हफ्ता और बाकी है ट्रेडिंग का, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तब उस केस में आई थिंक इन्होंने बहुत ज्यादा मीडियम टर्म स्विंग टॉप बाय किया है मेरे हिसाब से। इन्होंने थोड़ा करेक्शन पे बाय करते तो आई थिंक बेटर रहता। सो मेरी तो राय ये रहेगी कि नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में अगर रिकवर नहीं करता है और इन्हीं स्तरों के आसपास रहता है, तो एक नेगेटिव
1600 के आसपास रह गया तो एक नेगेटिव मंथली क्लोज आ जाएगा। उस केस में तो मैं इनको निकलने की राय दूंगा। एंड इन द मीन टाइम मैं इनको जरूर बोलूंगा कि एक 1574 का एक स्टॉप लॉस भी लगा के यहाँ पे रखें क्लोजिंग बेसिस पे। 1574 1574 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और इस महीने की अगले 5-7 और ट्रेडिंग डेज देख लीजिए और उसी हिसाब से फिर इसमें अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। अगला सवाल है अभिजीत दत्ता का कोलकाता से। अभिजीत जी बताइए। मेरे पास 2 शेयर है, कोचिंग शिपयार्ड का शेयर है 1191 में खरीदा है और सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है वो 53 में रुपीस में खरीदा हूँ। दोनों सर बोल देंगे। ट्रेडिंग के लिए लिया है ना दादा? हाँ, ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ। अगर मैं 1-2 साल रुक सकता हूँ। अच्छा, जल्दी नहीं। ठीक, 1-2 साल रुक सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड 1191 पे खरीदा है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 53 रुपए पे खरीदा है। सरवेन जी, कोचिन शिपयार्ड पहले। देखिए, मैं इनको वही बोलूंगा कि यहाँ पे भी मेरे ख्याल से दोनों शेयर जो है इन्होंने थोड़ा एक मीडियम टर्म स्विंग टॉप पे लिया है। थॉट यही कि काफी ओवरबॉट है, तो अगर ट्रेड में बने भी हैं तो आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी मेरे ख्याल से ऊपर से 15 से 20% से ज्यादा लॉन्ग टर्म में भी आपको कभी स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपको ड्रॉ डाउन हो रहे हैं तो मतलब उस पर्टिकुलर ट्रेड की हाइपोथेसिस में कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी। सो आई थिंक जहां से इन्होंने लिया है मेरे हिसाब से तो थोड़ा नीचे ही है, तो मैं इनको कोचिन शिपयार्ड में यही बोलूंगा कि देखिए जो एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल था जहां वॉल्यूम भी हुए, उसके आई थिंक लोज या उससे थोड़ा ऊपर आई थिंक 1000 के आसपास, तो आई थिंक 999.90 का क्लोजिंग ओनली एक स्टॉप लॉस रखें मेरे हिसाब से कोचिन शिपयार्ड में। किसी भी कारण से अगर उसके नीचे जाता है तो आई थिंक और एक 15-20% और वहां से फिसल सकता है, तो इनको दोबारा लेने के लिए अच्छे भाव मिल जाएंगे। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है। सो आई थिंक मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ वो बात। बट स्टॉक ठीक है, अच्छा है। अगर 12 से 24 महीने प्लस होराइजन है तो आई थिंक थोड़े बहुत यहाँ से ठीक ठाक पैसे फ्यूचर में बनने चाहिए। और दूसरी बात रही सेंट्रल बैंक की, यहाँ पे भी आई थिंक पीएसयू बैंक्स में थोड़ा लेट चला ये, बट ये भी काफी अच्छा चला है। लास्ट वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हुए हैं इसमें लास्ट 4-5 दिनों में। डिलीवरीज भी मुझे लग रहा है कि गई हैं। तो आई थिंक यहाँ पे भी फिलहाल ट्रेड में बने रहें और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखें 45 के नीचे, तो 44.90 के क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस से आई थिंक ये ट्रेड में भी बने रहे। ओके, सीबीआई में भी बने रहिए और उसमें बने। अच्छा, एक क्विकली सवाल कविता का ही लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि इनके पास आईजी पेट्रो के शेयर हैं 630 वाले 100 शेयर, क्या करना चाहिए इनको? 630 वाले आईजी पेट्रो हैं इनके पास। हाँ जी, देखिए आई थिंक बेस आउट होके चलने की कोशिश कर रहा है, इसमें डाउट नहीं है। अच्छा पैटर्न बना के निकला है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन है इसमें यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो मैं इनको यही राय दूंगा कि ट्रेड में बने रहें और काफी अच्छा एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन के बाद चला है तो ट्रेड में बने रहें। इसको 3 से 6 महीने और दें और दोबारा इसको हम तब रिव्यू करेंगे, बट फिलहाल आई थिंक ट्रेड में बने रहें। और आई थिंक यहाँ पे इनको मैं स्टॉप लॉस भी दूं 520 के नीचे। आई थिंक 519 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और मेरे ख्याल से फिलहाल ट्रेड में बने रहें, बट 3 से 6 महीने में एक बार दोबारा राय लें। अगर स्टॉक चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरी स्ट्रैटेजी जो भी एग्जिट स्ट्रैटेजी रहेगी उसके बाद 3 से 6 महीने के बाद उसको डिसाइड करेंगे। ओके, 3 से 6 महीने बाद दोबारा इसको देखेंगे। स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है। सुरेंद्र गुप्ता जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर। जी सर, मैंने आईआरसीटीसी का लिया था 841 में 100 शेयर। हाँ, तो उसको मतलब मैं लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उसको होल्ड करूँ कि अभी कुछ लॉन्ग टर्म मतलब कितने साल देंगे आप? लॉन्ग टर्म तो सर मेरा तो 2, 3, 4, 5 साल ऐसे चलता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 2, 3, 4 साल 3, 4 साल। कितने समय पहले इसको लिया था आपने? सर इसको करीब मुझे 1.5 साल हो गए। तो एक साल से 1 साल हो गया करीब। उस 4 में से ये 1.5 साल घटा दूं क्या मैं? हाँ, घटा सकते हैं सर। ओके, सरवेन जी 4 साल का होराइजन था, उसमें 1.5 साल निकल गए 0 रिटर्न। अब अगले 2.5 साल में सुरेंद्र जी को रिटर्न दिलाइए। देखिए, बड़ा डार्लिंग चहेता शेयर बन गया था, इसीलिए परफॉर्म पॉसिबली कहीं नहीं कर पा रहा है। कोशिशें बहुत की इसने बीच में भी, अभी भी 750 तक गया था, बट उस ब्रेकआउट को ये उस पर्टिकुलर रैली को होल्ड नहीं कर पाया और हायर लेवल 780, 800 कहीं उसको ब्रीच नहीं कर पाया। तो मैं इस स्टॉक के बारे में हमेशा से जो बोलते आ रहा हूँ कि भाई काफी अच्छा चला था, जब हमने इसको बेचने भी बोला था, उसके बाद उसके पहले काफी अच्छा चला था, तो हमें भी लगा था कि 12-24 महीने का कंसल्टेशन चलेगा, बट अब तो कहीं उससे थोड़ा ज्यादा टाइम वाइज कहीं थोड़ा ज्यादा लग रहा है, टाइम ले रहा है। तो आई थिंक मैं फिर भी यही अज्यूम करके चलूंगा कि 780 टू बिटवीन 550 की इसकी एक रेंज है। इनको मेरी राय यही रहेगी कि पॉसिबली अगर 550, 580 के आसपास किसी कारण से अगर कभी आता है तो आई थिंक वहां इनको थोड़ा एवरेज करना चाहिए।
और जब अगर वो जो नया क्वांटिटी ये कर रहे हैं उसमें 540 का स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, तो नई क्वांटिटी जो आप करेंगे उसमें आप एक 540 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, बट अराउंड 580 550 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको थोड़ा एवरेज करना चाहिए, तब आपकी कॉस्ट नीचे आएगी, तब ये जो करंट रेंज है ये आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगी। तब जब ये वापस 750 780 की तरफ आएगा तो आप एक्चुअली प्रॉफिट में होंगे, वीवैप बेसिस पे, वेटेड एवरेज बेसिस पे आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तब आपका माइंड भी और रिफ्रेश होकर अच्छे से चलने लगेगा कि क्या करना है। और जिस दिन 780 800 का ब्रेकआउट हुआ, आई थिंक उस दिन स्टॉक को रोकना मुश्किल होगा, बट वो टाइम मुझे मालूम नहीं है। तो 3 6 12 महीने कितने और लग जाएंगे, टाइम हमारे हाथ में नहीं होता, बट फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक है, ये मैं बोल सकता हूँ, और नीचे में लेना चाहिए, नीचे में लेना चाहिए। और ये स्टॉक एक्चुअली मुझे भी बहुत आश्चर्यचकित करता है कि इसका बिजनेस बढ़िया है, अच्छी खबरें आती हैं। अभी एक खबर आई थी कि अमेजोन के साथ डेटा शेयरिंग भी हो रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद ये स्टॉक नहीं चल रहा है। ये एक्चुअली बड़ी भारी पहेली। सुरेंद्र जी, वेट करने के सिवा कोई अभी ऑप्शन दिखता नहीं, क्योंकि आपका लॉस काफ़ी हो जाएगा अगर आप इसमें से निकलेंगे। तो वेट करिए थोड़ा सा, क्योंकि आप तो वैसे भी लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। अगला सवाल है अमित जोशी का बेंगलुरु से। अमित जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्ते सर जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जुपिटर वैगन के 300 शेयर्स हैं, जिसका एवरेज बाइंग रेट 305 के आसपास है। तो बहुत, आई थिंक मैंने 200 लेवल से लिए थे, फिर जब प्राइस ऊपर रहता थोड़ा ऐड किया था, तो एवरेज बाइंग मेरा 305 है और 300 शेयर्स है। और अभी आई थिंक QIP आ रहा है, इसके स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। क्या करना है इसका, और गिरेगा, क्या करना है इसका? साल 6 महीने रुक सकते हैं इसमें? हाँ, 1-2 साल वेट कर सकता हूँ मैं इसमें। ठीक। सर्वेंद्र जी, जुपिटर वैगन, इनका एवरेज प्राइस बढ़िया है, 305 पे 323 चल रहा है, रुके साल 2 साल के लिए क्या इसमें? देखिए, डेटा तो उसमें काफी था, और ये स्टॉक ने जो ट्रेंड पकड़ी है वो अभी रिसेंटली पकड़ी है, जो बड़ा, अगर जिसको हम मूव बोलेंगे, पहले तो कुछ सालों तक बिल्कुल चला नहीं, और अब ये लास्ट 4 सालों में एकदम वर्टिकल सी राइज है, और बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जिसको हम बोलेंगे। मोटा मोटी पौने 7 रुपए वाली चीज आप समझ लीजिए 400 रुपए हुई 4 साल में, तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक थोड़ा इसको पचाएगा, ये टाइम लेगा, थोड़ा पचाएगा। अगर इनके पास टाइम होराइजन है तो आई थिंक स्टॉक में बने रहे, बट काफी चला हुआ स्टॉक है, और सर्किटों में चला है। लास्ट कुछ समय पे जो चला वो सर्किटों में चला है। ऐसी चीजों में खाली मुझे कंसर्न यही रहता है कि जो चीज सर्किटों में चलती है वो आती भी फिर नीचे सर्किटों में है, तो क्या होता है, आपके कितने भी अच्छे अरमान हो कि हमने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया है और हम यहाँ बेच देंगे, हम वहां बेच देंगे, लेकिन आपको मालूम है नीरज जी, हम लोग इतने सालों से बाजार में नहीं बिकता है फिर, क्योंकि जब सर्किट नीचे के लगने शुरू हो जाते हैं तो वॉल्यूम्स ही नहीं होते हैं, फिर आपका बिकता ही नहीं है। रोज 9:15 1 सेकंड में नीचे का सर्किट लग जाएगा। तो वहां उस चीज से बचें, थोड़ा अलर्ट रहें, जब वॉल्यूम्स रहें उस समय इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। बट आई थिंक फिलहाल तो इन ट्रेड में बने रहें, और एक 15 से 20 दिन बाद दोबारा इसमें राय लें, क्योंकि अभी इसका जो मंथली क्लोज मैं देखना चाहता हूँ, फिलहाल तो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव रह गया तो मेरे हिसाब से फिर थोड़ा इनको एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर एक मीनिंगफुल करेक्शन, 4 साल की तेजी रही है ऑलमोस्ट, जहां आप देख लिए ऑलमोस्ट ये स्टॉक 50 टाइम्स हो गया है। तो आई थिंक उसको पचाएगा, और 12-18 महीने साइडवेज जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल तो आई थिंक अगर मंथली नेगेटिव क्लोज आ जाता है तो मेरी राय इनको रहेगी कि निकल जाए। इनको ये स्टॉक वापस आज नहीं तो कल 18-24 महीने में एक बार 250-300 रुपए में लेने के लिए मिलेगा, 250 रुपए। ओके, अच्छा, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसका नाम पहले था सेबको, और ये ज़्यादातर ट्रक्स की बॉडी बनाते थे, लेकिन अब इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब रेलवे वैगन्स पर उतर आए हैं। FY20 में इनका 80% रेवेन्यू जो है ये कमर्शियल बॉडी से आता था। अब चीज़ें बदल गई, अब रेलवे वैगन से 55% इनका रेवेन्यू आता है, और जो पहले 15% था। तो रेलवे की थीम इसमें भी अप्लाई होती है, लेकिन चूंकि स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त एक रैली दिखाई है, तो चार्ट ये कह रहा है कि ये एक साइडवेज जोन पे जा सकता है। तो अमित जी, आपके लिए दोनों हमने राय रख दी है, फंडामेंटली क्या हो रहा है कंपनी में और चार्टिकली क्या हो रहा है। अगर आप रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको वैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन अगर आप चार्ट के थ्रू जाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना फिर इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा हो जाता है। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। मेरी सजेशन ये है कि आप एक बार 2-3-4 महीने बाद फिर हम लोगों से जुड़िएगा, तो हम लोग इस पर फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये इस पर आपको ध्यान देना चाहिए जुपिटर वैगन्स में। अब ये कंपनी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके रेलवे वाली कंपनी बन गई, ये आप मान लीजिए, जो कि इनकी जो ऑर्डर बुक वगैरह सब उसी दिशा में जा रही है। सरवीन जी, समय एकदम समाप्त हो गया है, इजाज़त चाहूँगा आपसे, ब्रेक लेता हूँ छोटा सा।
और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ एंजॉय करिए, आजकल अब लखनऊ पहुंच गए हैं, वहाँ के भी मस्ती मजे लीजिए। जी जी। फिलहाल मार्केट में दबाव है ऊपरी स्तर से, अभी भी 150 पॉइंट नीचे निफ्टी और 250 पॉइंट बैंक निफ्टी है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।